मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सभी कॉन्सेप्ट वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अगर हम कार्बन की, तो कार्बन की प्रेजेंस की बात करते हैं। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। बहुत मुश्किल है कि कार्बन मतलब अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो कार्बन या फिर उससे रिलेटेड उसके प्रोडक्ट आपको देखने को बड़े आराम से मिल जाते हैं। हमारे जो फूड्स है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो क्लॉथ, हम जो मेडिसिन, बुक या बहुत सारे थिंग्स, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक के यूज की हुई चीज़ों का लिस्ट बनाएंगे तो उसमें ज़्यादातर भाई कुछ तो मेटल्स का नाम आएगा, और उसमें मेटल्स के अलावा हो सकता है कुछ मिट्टी से बनी हुई चीज़ जैसे बर्तन वगैरह जो होते हैं वो, उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक आएगा, फूड आएगा, क्लॉथ आएगा, मेडिसिन आएगा, बुक्स आएगा, टेबल आएगा, चेयर आएगा, पेन आएगा, बुक आएगा, ज़्यादातर सब ये कार्बन के प्रोडक्ट हैं। इनमें कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में है, यानी प्रेजेंस ऑफ कार्बन का अंदाजा लगा सकते हैं हम। इसके अलावा सभी लिविंग स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड है। प्लांट्स, एनिमल्स जो भी है सब कार्बन से बने हुए हैं। और वैसे देखा जाए कार्बन की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मतलब कार्बन जो प्योर फॉर्म में है अर्थ की क्रस्ट में बहुत कम है, बहुत कम यानी मीगर। अर्थ की क्रस्ट में कार्बन जो है 0.02% है कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इतने कम मात्रा में भी होते हुए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके एलिमेंट है जिसके बारे में हमें यहाँ स्टडी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पहला क्वेश्चन आता है, अगर हम कार्बन के कंपाउंड की बात करते हैं, व्हाट इज द मेथड टू टेस्ट अ थिंग इज मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड कार्बन का है। उसका क्या तरीका है कि हम पता लगाएं कि जो भी चीज हम देख रहे हैं कार्बन है। तो एक तरीका हो सकता है, इफ वी बर्न द थिंग कंटेनिंग कार्बन इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट अलोंग विथ सम अदर प्रोडक्ट, यानी कार्बन का अगर वो कंपाउंड होगा और अगर उसको हम बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट के अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी बनेगा। ये एक सिंपल सी पहचान हो सकती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट कैसे करते हैं गैस की, वो पता ही है आपको। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास किया जाए तो वो मिल्की हो जाते हैं। तो ये एक टेस्ट हो गया कार्बन के कंपाउंड्स को पहचानने के लिए। लेकिन ये टेस्ट आप अपने घर में अपने घर के जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है उनसे मत करना कि पता लगे यार इस डेस्क में कार्बन है कि नहीं, इस फर्नीचर में कार्बन है कि नहीं, चलो जला कर देखते हैं, कपड़े में कार्बन है कि नहीं, चलो जला कर देखते हैं। ये सब नहीं करना है, केवल वेस्ट प्रोडक्ट के साथ है। और फिर यहाँ फिलहाल तो अभी पढ़ लो, भी घर में तो प्रयोग करना ही मत, गाइडेंस में, टीचर्स की गाइडेंस में करना प्रॉपर। अब जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में बॉन्डिंग कार्बन से पहले हम चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं। दो तरह की बॉन्डिंग होती है बच्चों, एक आयनिक बॉन्डिंग जो चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल में हमने पढ़ा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक करते हैं, उस तरह की बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये आयनिक कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्डिंग से बन रहे हैं। दूसरा कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो मतलब हमें इस चैप्टर में समझना है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक नहीं होता बल्कि शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और दूसरा है यहाँ पर, पहला है बच्चों बॉन्डिंग में कार्बन, सॉरी ये तो सही था, कोवेलेंट में जैसे मीथेन जो अभी आप इसमें देखेंगे, मीथेन ही नहीं और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिसके बारे में हम देखेंगे। हाइड्रोजन का एटम H2 कोवेलेंट बॉन्डिंग से होता है, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, मेथेनॉल, एथेनॉल, सारी चीजें देखना है हमें, एसिटिक एसिड, ये सब कोवेलेंट बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग जो आयन
से बनते हैं कंपाउंड, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है कार्बन के साथ बॉन्डिंग का। अब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में। आयनिक कंपाउंड आयन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि आयन से बनते हैं, तो जब उसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, जिस भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं वो जनरली आयन जो होते हैं आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल या अल्कोहल वगैरह में नहीं होते डिसॉल्व। और जो कोवेलेंट कंपाउंड है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड जो है या कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग में आयंस नहीं होते हैं। आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग में आयंस नहीं होते। और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आयनिक कंपाउंड से अगर कंपेयर किया जाए तो वीक कम होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है, इसलिए जो कार्बन के कंपाउंड है या फिर जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड। कुछ आयनिक कंपाउंड का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, मीथेन है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, जो कि काफी कम है, केल्विन में है और ये कम है अगर हम आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करते हैं लास्ट चैप्टर से। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के मेन हीरो पर, कार्बन। ये छोटा सा इंट्रो था। कार्बन इस चैप्टर का मेन हीरो है, हीरो की एंट्री हो चुकी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, पहले वैलेंसी की बात कर रहे हैं। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है। तीनों बातें हो सकती हैं भाई। गिव एंड टेक तो उसमें होगा आयनिक कंपाउंड में, और कार्बन वाले में तो शेयरिंग होगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, वैलेंसी इसकी 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, या वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। क्लास 9 से ही सीख कर आए वो चीज। अब ये जो कोई भी एलिमेंट जो है कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, या कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है, वो ऑक्टेट के रूल से आपको समझ में आता है, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो, उसका आउटर मोस्ट सेल अगर पहले के अलावा दूसरा कोई और है, दूसरा है, तीसरा है, कोई भी सेल आउटर मोस्ट सेल, तो उसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन के नंबर को 8 करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर, आप पहला सेल होगा तो सिर्फ 2 ही करना चाहेगा, और 2 से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सेल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं सकते। लेकिन फिर दूसरा सेल हो, उसका आउटर मोस्ट सेल, तीसरा हो या कोई सा भी हो, वो उसमें 8 चाहता है। लेकिन यहाँ पर नोबल गैस का एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। ये नोबल गैस जैसे हीलियम है, नियॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन है। इसमें पहला सेल सबका कंप्लीट है और दूसरा भी कंप्लीट है नियॉन का। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के आउटर सेल में, मतलब इसमें 3 सेल है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका क्रिप्टॉन के आउटर सेल में 1, 2, 3, चौथे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सभी एलिमेंट चाहते हैं कि जो उनका आउटर और सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को किसी को देकर आए, डोनेट करके आए, किसी से लेकर आए, या शेयरिंग करके आए। तो यहाँ कार्बन में तो शेयरिंग होगी। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर एलिमेंट चाहते हैं अपनी, उसी के लिए वो ये बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग करते हैं या कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कारण यही होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ले। अब कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का गिव या टेक क्यों नहीं होता, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उन्हीं प्रोटॉन 6 है, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, 6 में 4 और ऐड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है और 6 प्रोटॉन, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 आ जाएंगे, जिसे होल्ड करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है।
इसके लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इसके लिए मुश्किल होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और प्रोटॉन 6 है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज 6 है, 6 यूनिट है, नेगेटिव चार्ज 10 यूनिट हो जाएगा, तो उसको होल्ड करना मुश्किल होगा, एक केस बनता है। और दूसरा केस, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, लूज कर देता है अगर 4 इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव आयन कैटायन बन जाता है C4+, तब भी एक मुश्किल है कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए इसके न्यूक्लियस को। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, वो भी इसे नहीं मिल पाएगी। इसलिए कार्बन अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन के अपने ही दूसरे एटम के साथ या किसी अदर एलिमेंट के एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेता है, ओवरकम होता है। अब कार्बन ही ऐसा नहीं है कि जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हो। कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना मॉलिक्यूल बनाते हैं, अपना जो वैलेंसी है उसे सेटिस्फाई करते हैं। हम उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना मॉलिक्यूल बनाता है H2। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे सिंबल एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका 1 होगा, यानी आउटर सेल में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो कार्बन का ये एक एटम हम यहाँ इस तरह से दिखाएंगे, दूसरे यहाँ आउटर सेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका है, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्डिंग कर रहे हैं और H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ये H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 6 हो जाएगा, यानी आउटर सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंसी 2 है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा अपने ही एटम के साथ, तो यहाँ एक ऑक्सीजन बनाकर 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपने, इसका भी 6 दिखा दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ये शेयरिंग पार्ट दिखा रहा है। तो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बन रहा है। इसके बाद क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सिंबल Cl है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 हो जाएगा, यानी इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक और चाहता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, वैलेंसी इसकी 1 हो गई, यहां वैलेंसी 1 हो गई। तो पहले आप क्लोरीन लिख लेंगे और इसके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे क्रॉस करके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, इधर से भी 2 2 4 2 6 और एक 7वां, और ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो रहा है और क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 बन रहा है। इसी तरह से नाइट्रोजन एटम का सिंबल N है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 5 हो जाएगा और इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, यानी नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ एक N लिख के नाइट्रोजन का सिंबल लिखकर, क्योंकि आउटर सेल में 5 है तो 3 यहाँ और 2 यहाँ दिखा दिए, इसका भी 3 यहाँ और 2 यहाँ दिखा दिए, अब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दिए, यानी ट्रिपल बॉन्डिंग हो रहा है N2 मॉलिक्यूल। तो ये जो सारे एग्जांपल हैं ये भी कोवैलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं। इसी तरह से मीथेन गैस जो कार्बन का कंपाउंड है, तो कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, CH4 इसका फॉर्मूला है, यहां मैं दिखाया हुआ भी है। कार्बन का एक एटम और इसके साथ 4, अगर सिंगल लाइन खिंच रही है इसका मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दिखाना है तो कुछ इस तरह से कार्बन C लिखेंगे, उसके अराउंड 4 क्रॉस दिखाएंगे, उसके 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में है, फिर हाइड्रोजन के एक एक डॉट, और फिर ये हाइड्रोजन की शेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2, और ये जो कार्बन वाला सर्कल है इसमें 8 हो जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेने पर 4 इलेक्ट्रॉन इसी शेयरिंग में मिल गए, 4 इसके अपने हैं, तो टोटल 8 हो गए, यानी कार्बन के आउटर सेल में 8 कंप्लीट हो गए। जो कार्बन वाला सर्कल है ये बीच वाला, इसमें आप गिनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे। एक इलेक्ट्रॉन जो 4 हाइड्रोजन एटम से ले रहा है
और 4 इसके अपने आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस तरह से ये मीथेन बन गया, कार्बन का ही एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो भी कुछ इसी तरह से बन सकती है। कार्बन का एक एटम होगा, उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो एक लेफ्ट में कनेक्ट कर दिया, एक राइट में कनेक्ट कर दिया। और ऑक्सीजन का क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके आउटर सेल में से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 6 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ऑक्सीजन का 6 दिखाएंगे, 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस ऑक्सीजन से हो गया कार्बन की, और इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए शेयरिंग करके, 2 इससे लेफ्ट से 2 राइट से, और ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो वो कार्बन से मिल रहे हैं 2। तो इस तरह से CO2 का मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होती है। ये भी आपका एक तरह से एग्जाम्पल है कोवलेंट बॉन्डिंग का। अमोनिया, अमोनिया भी कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम। क्यों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 वाले उसके कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। तो बाहर वाले में 5 है, तो 5 क्रॉस दिखा देंगे आप नाइट्रोजन के लिए, 1 2 3 4 5 क्रॉस, और हाइड्रोजन के लिए 1 1 डॉट ले लेंगे, और 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन कर लेंगे, उनका अपना कंप्लीट हो जाएगा, 2 हो जाएंगे उनके पास पहले सेल में, और नाइट्रोजन के पास 3 और आ जाएंगे शेयरिंग करके, तो टोटल 8 हो जाएंगे नाइट्रोजन के। इस तरह से अमोनिया बन जाता है NH3। और सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर का मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, ये रिंग में अटैच होता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, S8। इसको मैं दोबारा से आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाता हूं, जो प्रैक्टिकली आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। सल्फर के यहां पर S8 मॉलिक्यूल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 आप रिंग में लगा देंगे, 8 इसके एटम को। और क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका मतलब 2 8 6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। तो 6 में देखो आपको 1 2, यहां से पहले ये शेयरिंग वाले लिख देता हूं, उसके बाद में बाकी लिख देंगे, ये जो शेयर करने हैं। थोड़ा सा ये उधर होना चाहिए था। अब क्योंकि 6 है तो इसके बाकी 4 भी दिखा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये इस तरह से अब अपना अपना इसका हर एक सल्फर का रिंग बनाते हैं सर्कल का। ये सल्फर जो है, एक इसका ये अपना है, एक ये इसका है, ये यहाँ से शुरुआत करेगा मान लो शेयरिंग की, और एक यहाँ तक जाएगा। इस तरह से हर सर्कल में आपको 8 नजर आएंगे। फिर ये वाला सल्फर जो है, ये लेगा एक यहाँ से, एक यहाँ से ले लेगा, उसके अपने 6 हैं ही ऐसे। फिर ये वाला सल्फर ऐसे ले लेगा अपने, ऐसे। हर रिंग में 8 होने चाहिए, और एक सल्फर का एटम होना चाहिए हर रिंग में, लाइक दिस। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ऊपर और नीचे हर सल्फर के एटम से आपस में, और सल्फर का मॉलिक्यूल बन रहा है जो पहले आपको प्रेजेंट किया था यहाँ पर, दिस वन। इसके बाद बच्चों ये जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल देखे हैं, मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे वाटर भी होता है। वाटर में भी आप अगर इलेक्ट्रॉन, एक वाटर का आपको दिखाते हैं कि कुछ तो बने बनाए। एक्चुअली क्लास रिकॉर्डिंग को छोटा करने के लिए मैंने पहले से सारे स्ट्रक्चर बना रखे थे, सिर्फ आपके एक रिवीजन के लिए रहेगा ये यूजफुल, पर एक दो करके दिखाते हैं और आपको अच्छा सा फील आएगा बनाते हुए। ये जो है H2O वाटर है,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आपको पता है कि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, यानी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। 1 2 3 4 5 और ये 6। और हाइड्रोजन का एक ले लो यहाँ से एटम, एक इधर ले लो, यहाँ एक सर्कल लगा दो हाइड्रोजन के एटम के लिए, एक यहाँ लगा दो, और फिर इस तरह से एक हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करवा दो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके, और ऑक्सीजन के लिए ये रिंग ले लो इस तरह से। तो ये वाटर का बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग शो हो रही है। तो इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब कार्बन के एलोट्रॉप की बात करते हैं। एलोट्रॉप क्या होते हैं? और 2 or more different physical form in which element can exist, यानी फिजिकली एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एक ही एलिमेंट 2 या उससे ज्यादा रूपों में पाया जाता है फिजिकली, उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप आपको पता ही है, 3 एलोट्रॉप है कार्बन की, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरिन। ये कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं। अब एक एक करके बात करते हैं इनकी। जैसे मान लो डायमंड की बात करते हैं। डायमंड में कार्बन का एक एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि इसको वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन सो फार, अब तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता है। तो ये डायमंड के बारे में। कार्बन का एक एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन और डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड को सिंथेसिस किया जा सकता है, यानी प्योर कार्बन से डायमंड बनाया जा सकता है एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, अगर ट्रीट किया जाए कार्बन को। और ये जो डायमंड बनता है ये नेचुरल डायमंड से साइज में डिफरेंट होता है, यानी छोटा होता है साइज में, अदरवाइज बिल्कुल नेचुरल जैसा ही लगेगा। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. यानी नेचुरल डायमंड से अलग नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल डायमंड जैसा होता है, साइज में स्मॉल होता है। ये कार्बन के एक एलोट्रॉप, हमने डायमंड की बात करी। अब हम बात ग्रेफाइट की करते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन का एक एटम कार्बन के 3 अदर एटम के साथ जुड़ता है और एक हेक्सागोनल एरे बनाता है। इसमें एक बॉन्डिंग उसमें डबल भी रहती है, और जो हेक्सागोनल एरे बनाता है वो एक तरह से स्लिपरी बनाता है सब उसको, उसका जो स्ट्रक्चर फिजिकल नेचर है उसको चिकना बनाता है, स्लिपरी बनाता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, जैसे कार्बन का एक एटम है, ये इससे और इससे अटैच हो रहा है, इस तरह से वो हेक्सागोनल एरे जो बना रहा है वो स्लिपरी हो जाता है। तो ग्रेफाइट की हम बात करते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन का एक एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है और हेक्सागोनल एरे बनाता है। इसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है, क्योंकि वैलेंसी पूरी होनी चाहिए 4। अगर 2 से 1 की कर रहा है तो 1 से 2 की करेगा, तभी तो उसका पूरा 4 होगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होता है जिससे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, और ये लेयर के रूप में होते हैं। ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी होता है, और ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि नॉन मेटल का एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक होता नहीं है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ठीक है, ये एक्सेप्शंस में आता है। इसके बाद तीसरा है कार्बन का एलोट्रॉप फुलेरिन। फुलेरिन ये बकमिंस्टर फुलेरिन, यानी एक आर्किटेक्ट थे यूएस के, उन्होंने कोई डोम बनाया था, उनके डोम से इसका स्ट्रक्चर मैच करता है। नहीं, कार्बन के इसमें 60 एटम एक डोम शेप में अरेंज रहते हैं, C60 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो जाता है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम फुलेरिन पड़ा हुआ है बच्चों। स्ट्रक्चर ये है आपका। इसके बाद कार्बन के वर्सटाइल नेचर की बात करते हैं, यानी कार्बन नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में, कार्बन के कंपाउंड नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसके क्या क्या रीजन है वो हम यहाँ समझ लेते हैं। 2 बड़े रीजन है, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे रीजन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 बड़े रीजन में आप कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला नोन टू साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट को जो कार्बन कंपाउंड के फॉर्मूले मालूम है मिलियंस में है, और ये सारे फॉर्मूले एक लार्ज नंबर में, मतलब सारे बाकी एलिमेंट के जितने कंपाउंड है उससे बहुत ज्यादा है नंबर में, उनका आउट नंबर करते हैं लार्ज नंबर में। और उसके अलावा
कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी जो देखने को मिलती है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी और एटम में देखने को नहीं मिलती इस तरह की, इस तरह से कितने लार्ज नंबर में बताया। इसका जो है द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन बनाता है वो बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन उसके पीछे कोवेलेंट बॉन्डिंग तो और भी बहुत सारे एलिमेंट बना रहे हैं, केवल कार्बन ही नहीं है, अभी हमने पीछे देखा हाइड्रोजन बना रहा है और बहुत सारे बना रहे थे। तो ये उसके दो फैक्टर हैं जिन्हें हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नंबर में कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कैटिनेशन। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ लार्ज नंबर में जुड़कर वो बॉन्ड बनाता है और जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। कार्बन जो है अपने कार्बन एटम के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, या फिर वो रिंग में भी जुड़ सकता है अपने एटम के साथ, जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एक तरह से एनहेंस कर रहा है। इसके अलावा कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डिंग भी कर सकता है, डबल बॉन्डिंग भी कर सकता है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। इससे भी इसके नंबर ऑफ कंपाउंड इंक्रीज हो जाएंगे। कैटिनेशन में जो कार्बन है, जिस तरह की कैटिनेशन की वो प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर दिखाता है, इतनी ज्यादा अदर कोई एलिमेंट नहीं दिखाता। हाँ, सिलिकॉन है जो दिखाता है, वो 7-8 एटम तक जुड़ जाता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है, पर क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है तो उसका कंपाउंड स्टेबल नहीं होता रिएक्टिव होने की वजह से। यानी सिलिकॉन में भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कैटिनेशन की, जो अप टू 7 और 8 एटम्स तक दिखाता है चैन, पर क्योंकि सिलिकॉन बहुत रिएक्टिव है इसलिए उसके कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। तो ये तो बात हुई कैटिनेशन की जो कार्बन में पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भी कार्बन का जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है कार्बन अपने साथ ही जुड़कर, अपने एटम के साथ जुड़कर। कार्बन की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है आपस में। दूसरा रीजन, ये तो कैटिनेशन को डिस्कस किया, दूसरा रीजन है कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड पाए जाने के टेट्रावैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी 4 है। अब 4 वैलेंसी के बहुत सारे फायदे होते हैं। 4 वैलेंसी है तो इसलिए 4 अदर एटम से जुड़ सकता है। मोनोवैलेंट, 4 मोनोवैलेंट, जैसे मीथेन 4 हाइड्रोजन से ऐड हो रहा था तो मोनोवैलेंट है ना, सिंगल वैलेंसी है। हाँ, और वो डाईवैलेंट से जिसकी वैलेंसी 2 होती है उससे भी जुड़ सकता है, क्योंकि 4 वैलेंसी है तो 2-2 वाले से भी जुड़ सकता है, 3 वालों से भी जुड़ सकता है ना, और खुद से तो जुड़ता ही है। तो टेट्रावैलेंसी की वजह से ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन क्योंकि जो डाईवैलेंट होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, या हाइड्रोजन इसकी 1 होती है, नाइट्रोजन 3 होती है, सल्फर का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के साथ जुड़कर ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, क्योंकि मतलब इसकी टेट्रावैलेंसी भी इसको हेल्प करती है ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में। एक और कारण है जो छोटे छोटे फैक्टर है जिसे आप इसे नोटिस कर सकते हो, उसी का ही पार्ट है एक तरह से। कार्बन का एटम साइज में छोटा होता है, तो इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाता है, इसलिए इसका जो बॉन्डिंग होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है, स्थायी होता है, इसलिए कार्बन के कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो one of the reason for the formation strong by carbon is small size. This enable the molecule nucleus to hold onto the shared pair of electron strongly. यानी shared pair of electron को strongly hold करके रख पाता है साइज में छोटा होने की वजह से। The bond formed by element having bigger atom are much weaker. जो बड़े एटम इस तरह की बॉन्डिंग करते हैं तो वीक होते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस उनसे दूर होता है, तीसरा चौथा अगर मान लो ऑर्बिट में है शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से छूट सकते हैं, लूज कर सकते हैं। कार्बन में तो दूसरा ही होता है सेल, तो न्यूक्लियस के पास में ही होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी बॉन्डिंग स्टेबल होती है, क्वाइट स्ट्रांग होती है। अब पहले ये माना जाता था बच्चों की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग बॉडी से मिल रहे थे, प्लांट से या एनिमल से, यहाँ से मिल रहे थे ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड। तो कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कहा जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक भी हैं, या पहले की बात बता रहे हैं कि ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड मिल रहे थे वो लिविंग बॉडी से मिल रहे थे। तो ये ऐसा मतलब थॉट था कि शायद कार्बन के कंपाउंड को बनाने के लिए, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स की जरूरत होगी, जीवनी शक्ति की जरूरत होगी। लेकिन इस मिसकंसेप्शन को फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में जब अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर हो गया, नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में बनाए जा सकते हैं। लेकिन स्टिल आज भी जो कार्बाइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़कर
बाकी सारे एलिमेंट आज भी कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किए जाते हैं। मतलब कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके अलावा बाकी जो कार्बन के कंपाउंड है उनकी स्टडी आज भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होती है। इसके बाद अब कार्बन के कंपाउंड की चर्चा कर रहे हैं, तो कार्बन कंपाउंड दो तरह के होते हैं बच्चों, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड है उनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उन्हें हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। जनरली ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, जनरली बोलेंगे, ऑलवेज नहीं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे वहां बहुत तेजी से रिएक्शन करता है जो एल्केन्स है, जो कि एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो एग्जांपल में सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये कार्बन के सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के एग्जांपल हो गए जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है और ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं जनरली। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं कार्बन और कार्बन एटम आपस में, उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं बच्चों, कार्बन के रिएक्टिव होते हैं कंपाउंड्स, अगर हम कंपेयर करें सैचुरेटेड से तो उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अनसैचुरेटेड में आपको एल्कीन्स और एल्काइंस आ सकते हैं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये एल्कीन्स हो गए, और इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये आपके एल्काइंस हो गए, और ये अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड के एग्जाम्पल में आते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब कार्बन के ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने ब्यूटेन का आपके लिए बना के रखा हुआ है। ब्यूटेन के दो ही स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। एक, आप कार्बन को 1 2 3 चारों कार्बन एटम को एक चेन में लगा दिया और फिर उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, और दूसरा किसी एक की ब्रांचिंग, ये ऊपर लगा दो, 3 लगाने के बाद ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही माना जाएगा स्ट्रक्चर। इस तरह से एग्जाम में आता है, ब्यूटेन के या फिर पेंटेन के जनरली पूछ लेते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले कार्बन के एटम को लगाना होता है अलग अलग पॉसिबल वे में। जैसे आपने यहाँ ब्यूटेन के लिए इस तरह से 4 लगा दिए, फिर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, फिर 3 लगा के फिर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये ऊपर की जगह नीचे लगा दिया, यही पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप इस तरह से कार्बन के एटम को अटैच करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन उसमें उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगाएंगे। तो ब्यूटेन के 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके अलावा एग्जाम में पेंटेन का भी आ जाता है, तो पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। C5H12 इसका फॉर्मूला है, और एक, जब कार्बन के 5 एटम को एक चेन में लगा देंगे, दूसरा यहाँ पर कार्बन 4 लगा के एक का हम ब्रांच कर देंगे, चाहे नीचे चाहे ऊपर, चाहे यहाँ दूसरे नंबर पे कर दो या इधर से कर दो, बात एक ही है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर से तीसरे नंबर पे कर रहे हो तो एक बार सर दूसरे नंबर पे कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। गिनती जो स्टार्ट होती है वो आप फिर लेफ्ट की जगह राइट की जगह लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो, तो दूसरा नंबर ही माना जाएगा। आप इस कार्बन एटम को यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही स्ट्रक्चर माना जाएगा वो। और तीसरा ये वाला बीच वाले के साथ 2 कार्बन के एटम लगा दिए। तो जो आपका ये पेंटेन है, इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देख लो, इसकी प्रैक्टिस करके जाना, बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, ब्यूटेन वाला भी पेंटेन वाला भी। इसके अलावा अगर आया तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा दूं। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन, यानी कार्बन, अभी हमने पढ़ा था ना कि कार्बन चेन बना सकता है, कार्बन ब्रांच बना सकता है, तो कार्बन रिंग भी बना सकता है। तो ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है, कार्बन के 6 एटम जब रिंग में अटैच होते हैं और उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और वैसे हेक्सेन जो होता है C6H14 होना चाहिए, हेक्सेन अगर सिर्फ होता तो, लेकिन क्योंकि साइक्लोहेक्सेन हो गया है तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं। रिंग में जुड़ने पे वैलेंसी आपस में ही कार्बन सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला भी C6H12, क्योंकि हेक्सेन का C6H14 हो जाएगा। अभी हम नेमिंग करेंगे कार्बन के कंपाउंड की, एल्केन्स की, बट जब साइक्लो हो जाता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं जो उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई। आप यहाँ पे ध्यान इस बात पे देना कि सिंगल लाइन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा रही है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है।
हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक लाइन दिख रही है, यानी हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि एक एक लाइन आ रही है। लेकिन हर कार्बन में 4 लाइन और दिखेंगे आपको। देखो 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, यानी हर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे हैं शेयरिंग करके, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तब भी। तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसके अलावा बच्चों बेंजीन भी आता है, C6H6 बेंजीन। यहां पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये भी रिंग में है, लेकिन कार्बन के जो 6 एटम है उसमें अल्टरनेट पर, यानी एक छोड़कर एक पर आपके डबल बॉन्डिंग नजर आएगी, क्योंकि वैलेंसी तभी सेटिस्फाई होगी। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और उसका फॉर्मूला C6H6 और स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये भी आपको याद करके जाना है, बल्कि ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके जाना है। यहां भी आप देखेंगे कार्बन के एटम को 2 3 4 पूरे 4 हैं। हर कार्बन एटम के पास आपको 4 लाइनें मिलेंगी। 4 लाइनों का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यानी उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। वैलेंसी सेटिस्फाई होगी तभी स्ट्रक्चर आपका ठीक है, नहीं तो गलत है। और हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो एक एक लाइन जरूर होनी चाहिए हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ही एक होती है। तो ये आपको इसकी भी बेंजीन का स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद हेटेरोएटम क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप। तो जब हाइड्रोकार्बन चेन में वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय हैलोजेंस, हैलोजेंस यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे कंपाउंड को हैलोजेंस कहते हैं, या ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या सल्फर से, जिसकी भी मतलब जो भी इनमें से कोई भी एटम अगर हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोएटम, जो हाइड्रोजन को हटा रहा है। कार्बन की चेन से हाइड्रोजन को हटा के मान लीजिए क्लोरीन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन को हटाया और क्लोरीन की वैलेंसी भी एक होती है और क्लोरीन ऐड हो गया उसके साथ, तो उस क्लोरीन को हम कहते हैं हेटेरोएटम। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं आपको, यहां पर ये मीथेन है, हेटेरोएटम का एग्जांपल दे रहे हैं, इससे फंक्शनल ग्रुप भी अटैच रहता है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है और यहां पर इस हाइड्रोजन को हटा के, सपोज करो इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां आ गया क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी भी एक ही होती है। अभी भी कार्बन को अपने पूरे 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं शेयरिंग वाले, तो ये बन गया क्लोरोमीथेन। तो इस क्लोरीन को हम हेटेरोएटम कहेंगे, जिसने हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह जुड़ गया है, उसको हम हेटेरोएटम कहते हैं। और अगर क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन जुड़ता तो वो 2 हाइड्रोजन हटाता, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फिर एक नहीं, वो 2 हाइड्रोजन को हटाने की जरूरत पड़ती है उसे, तो इसे हम हेटेरोएटम कहते हैं। और आगे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। दीज हेटेरोएटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज, यानी कोई ये जो हेटेरोएटम है या जिस ग्रुप के साथ ये हेटेरोएटम आ रहा है, जो कार्बन की कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। These heteroatom and the group containing these confer का मतलब give, confer specific properties to the carbon compound regardless of the length and nature of carbon chain and hence are called functional group। जैसे यहाँ पे functional group आपका heteroatom देखो, इसमें हेलो एल्केन्स में क्लोरीन या ब्रोमीन है, आयोडीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है, इनमें ऑक्सीजन है हेटेरोएटम। बाय द वे क्वेश्चन पूछने के लिए आता है तो यू हैव टू रिमेंबर इट कि इन चारों में ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। और फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, और ये एक लाइन जो खिंची हुई है, इसका मतलब है कि इसकी अभी वैलेंसी एक है, जो कार्बन से सेटिस्फाई कर लेगा, यानी एक हाइड्रोजन का हटाकर ये जाके उससे जुड़ जाएगा, OH वैलेंसी एक है। सब में आपको यहाँ सिंगल लाइन दिखेगी, मतलब ये जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जैसे एल्डिहाइड का दिखाई दे रहा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में वो सिंगल बॉन्ड में आज और एक लाइन, तो ये एक लाइन मतलब एक वैलेंसी को शो कर रहा है। कीटोन में भी देखो, कार्बन के लेफ्ट में भी एक लाइन है, राइट में भी एक लाइन है, यानी इसके लेफ्ट में भी कार्बन का जो चेन ऐड होगा उसमें एक वैलेंसी सेटिस्फाई होगी और राइट में भी ऐसे ही होगा। एल्काइल R जुड़ जाता है, दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ जाती है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन का साथ डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में OH, और अभी एक वैलेंसी बाकी है, यानी अभी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 यहां से ऑक्सीजन से मिल गया और एक मिल गया OH से। तो ये एग्जांपल में आपके आगे सभी फंक्शनल ग्रुप जो आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, हेलो एल्केन्स का, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और फिर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, वो तो कार्बन के कंपाउंड है, वो हमें डिस्कस करने हैं, उसकी नेमिंग भी। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको फंक्शनल ग्रुप, हेटेरोएटम और फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन क्लियर हो जानी चाहिए।
अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है? सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम, यानी ऐसा कंपाउंड का सीरीज जिसमें एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ये आपका मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये अल्कोहल की फैमिली हो गई, होमोलोगस सीरीज हो गई, और इन सब में OH सेम फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो डिफाइन में आ रहा है सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब यहां पर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम रहती है क्योंकि सब में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। ग्रेडेशन देखने का मतलब होता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनके मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते रहते हैं। ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को मिलने का मतलब है। और अगर इन पे गौर करेंगे तो ये जो कंपाउंड है, जैसे मेथनॉल है, फिर एथेनॉल है, फिर प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, तो इसमें जो मॉलिक्यूल का डिफरेंस निकल आएगा वो CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस नजर आएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कवर करता है। और मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस है 14U का दिखेगा आपको। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबका, तो जितना भी मान लो मेथनॉल का जितना भी होगा, जैसे मेथनॉल का है पहले वाले का कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 3 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, और फिर हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो ये सभी को प्लस कर देते हैं, तो 5 और 6 11 12 का 2 1 कैरी ओवर 32U। तो ये अगला वाला जो होगा इसमें 14 ऐड करके आ जाएगा एथेनॉल का। अगर इसका 32U है तो उसका 46 होगा एथेनॉल का। फिर एथेनॉल से आगे जो प्रोपेनॉल है उसका 46 14U यानी आपका ऐड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी मतलब मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस पाया जाता है होमोलोगस सीरीज में वो 14U का पाया जाता है। एटम का डिफरेंस जो पाया जाता है CH2 एटम का डिफरेंस पाया जाता है। तो ये होमोलोगस सीरीज के बारे में बच्चों बातें हुई। इसके बाद हम सीखेंगे नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, और जिसमें हम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये 1 शॉर्ट सीरीज है, आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पहले से ही सब कुछ रेडी कर रखा है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। जरूरत पड़ने पे 1-2 यहाँ पे और करके दिखा सकते हैं। जैसे एल्केन्स जो है इसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में। फॉर्मूला जो बनता है एल्केन्स का वो CnH2n+2, यानी कार्बन के जितने भी एटम होंगे हाइड्रोजन के एटम दुगने से 2 ज्यादा होंगे, दुगने से 2 ज्यादा। और सफिक्स यानी सफिक्स में एन लगता है, सफिक्स यानी जो नाम के पीछे लगाया जाता है वो एन लगता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे देखो CH4, कार्बन का 1 एटम है तो 1 के दुगुना 2 और उससे 2 ज्यादा 4, यानी CH4 हो गया। अगर कार्बन के 2 एटम लेते हो, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है ये एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज लिखा हुआ है। ये अगर इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा ना तो कुछ ये स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉर्मूला है, और अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से गए तो C2H6 यानी दुगने से 2 ज्यादा, C3 तो H8 दुगुना 6 और 2 ज्यादा 8, ये आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यानी कार्बन का 1 एटम हो तो मिथ से स्टार्ट करो, 2 एटम हो इथ से स्टार्ट करो, 3 हो प्रोप, एन, इन, आइन वो जो लगाना है अल्केन एल्काइन के हिसाब से, 4 एटम हो तो ब्यूट, 5 हो पेंट, पेंटेन, ठीक है। और ये जो इधर मैंने लेफ्ट में लिखे हुए हैं ये स्ट्रक्चर वाइज, बाय द वे आपको इसका स्ट्रक्चर दे दिया, ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है तो वो इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि पहले कार्बन का 1 एटम लिख, जैसे मैं इसका दिखाता हूँ आपको, 1 2 3, ये है आपका प्रोपेन, तो CH3 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्योंकि मैंने इथेन का या मेथेन का और इथेन का बना रखा है, ये मीथेन में कार्बन के 1 एटम के साथ 4 कार्बन के एटम अटैच हो रहे हैं, CH4 बन रहा है, उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए दिखाया है। और इथेन में कार्बन के 2 एटम है, सिंगल बॉन्डिंग हो ही रही है क्योंकि अल्केन है, सिंगल बॉन्डिंग ही होनी है, और उसको इलेक्ट्रॉन डॉट में भी कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको आना चाहिए, इसकी आपको अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। यहाँ पर मैं एक करके दिखाता हूं आपको। बाय द वे हमें C3H8 करना है, C3H8। जिसे हम प्रोपेन कहेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के 3 एटम होंगे और हाइड्रोजन के 8 होंगे। बस ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। और अगर इसी स्ट्रक्चर को आपने इलेक्ट्रॉन डॉट में कन्वर्ट करना है तो लाइनों को हटा के एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएंगे। यहाँ सिंगल लाइन है, यानी ये लाइन हट जाएगी और यहाँ पर एक कार्बन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम, ऐसे सभी जगह ऐसे कर देंगे। और फिर कार्बन के अपने सर्कल में 8 होने चाहिए, हाइड्रोजन के अपने सर्कल में 2 होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं। कार्बन के अपने 8 रहेंगे, यहां से A2, ये 2 हो जाएगा, एक इसका अपना एक इसका, इधर 2 2 4 2 6 और इधर से 2 8, सब में ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनाना जरूर आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करके जाना आपको एग्जाम में। इसके बाद एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन की पहचान है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है किसी एक जगह पर पूरी चेन में। तो ये पहचान हो गई, C के साथ डबल बॉन्ड में है। ये रहा 2 यहां से आपस में शेयरिंग कर रहे हैं और एक यहां से पूरी हो जाएंगे। ये इस वाले कार्बन को भी 2 यहां शेयरिंग कर रहा है और एक यहां, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n। नहीं, कार्बन के जितने भी एटम होंगे उसके दुगने होंगे हाइड्रोजन के एटम एल्कीन में। और n एटॉमिक नंबर जो कार्बन का वो 2 से स्टार्ट होगा, यानी मेथीन जैसा कुछ नहीं होता। एल्कीन में कार्बन का एक एटम नहीं होता, क्योंकि कार्बन का एटम कम से कम 2, डबल बॉन्डिंग के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम होने ही चाहिए, इसलिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। और सफिक्स इन लगाएंगे उसके पीछे। जैसे पहला वाला है ये आपका एथीन है, C2H4। स्ट्रक्चर वाइज है ये, आप इसे वो एक्सपेंड करोगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। कार्बन के पहले एटम के साथ 2 लगा दो और दूसरे एटम के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा दो सिंगल लाइन के साथ, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल लाइन, डबल बॉन्डिंग। और ये C3H6 यानी प्रोपीन, C4H8 यानी ब्यूटीन। तो ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ना स्ट्रक्चर, कार्बन के पहले एटम के साथ 3, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3, और इसके साथ यहां पर 1 हाइड्रोजन जो लगा रहे हैं, ये डबल बॉन्डिंग वाला है। ये वाला कार्बन इसके साथ डबल बॉन्डिंग कर सकता है, और एक ये हो गया, और एक इसके साथ सिंगल बॉन्डिंग कर रहा है। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको ब्यूटीन का। 1 2 3 4। देखो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, पहले वाले में 3 हाइड्रोजन लगा देंगे यहां पर, दूसरे वाले में 2 लगा देंगे, तीसरे वाले में 1 ही लगाना है और एक डबल बॉन्ड करना है ऐसे, और इसके साथ अब 2 लगाना है। अब ये जहां जहां लाइनें मैंने छोड़ रखी हैं यहाँ पे H लिखने हैं बस। देखो इस कार्बन को 4 मिल गए, इसको भी यहाँ 4 मिल गए, इसको देखो 2 और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसके लिए भी 2 1 3 1 4। नहीं, सिर्फ आपको H लगाना है। यानी ये जो मैंने नेमिंग लिखी है आपकी सुविधा के लिए, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से लिखा है। अब हाइड्रोजन अटैच करने हैं आपको डबल बॉन्डिंग दिखाकर। तो ये एल्कीन हो गया, मतलब एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर दोनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद तीसरा है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और एक एक वैलेंसी रह जाती है। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्बन के साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है कार्बन में, और इधर एक सिंगल लाइन है और इधर राइट में भी एक सिंगल लाइन है, वो सिंगल वैलेंसी शो कर रहा है, यानी एक एक H और जुड़ जाएंगे। तो जैसे आप C2H2 इथाइन, यहाँ सफिक्स रहेगा आइन। फॉर्मूला है कार्बन के जितने भी एटम हो Cn H2n दुगने से 2 कम, H2n-2, और n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, यानी कम से कम कार्बन के 2 एटम तो होंगे ही होंगे, तभी तो ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। अकेला कार्बन कैसे ट्रिपल बॉन्डिंग कर लेगा अपने साथ, कम से कम उसका एक साथी होना चाहिए, इसलिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। और इथाइन, प्रोपाइन और ये ब्यूटाइन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज बनाया है, आप इसको बनाकर देखना। कार्बन को एक जगह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया मैंने इथाइन का। यहाँ कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई और एक H इधर से एक H इधर से, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट में यहाँ कन्वर्ट कर रखा है।
तो ये आपका एल्काइन हो गया बच्चों। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप में वो पहुंचते हैं हेलो एल्केन्स के पास। हेलो एल्केन्स का मतलब होता है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये जो एटम है मोनोवैलेंट है और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में आते हैं। इनकी वैलेंसी 1 है और ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाते हैं और हेलो एल्केन्स बना देते हैं। तो इनका जनरल फॉर्मूला जो है बच्चों वो है CnH2n+1 और ये डैश लगा के X सिंबल है बच्चों इनमें से किसी भी एटम के लिए, यानी X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है X के लिए, X की जगह पर। तो X वो सिंबल की तरह इस्तेमाल किया हुआ है इन एटम्स के लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन के लिए। और यहाँ भी कार्बन का नंबर 1 से, N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। और प्रीफिक्स, यानी इसमें प्रीफिक्स लगाया जाता है हेलो एल्केन्स में आगे के नाम में, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, जो आगे लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन का एक एटम लिया C1 तो H3 दुगने से एक ज्यादा और Cl ऐड हो गया, तो ये आपका हो गया क्लोरो मीथेन। ये हो गया ब्रोमो इथेन। ये फ्लोरो लगा हुआ है तो फ्लोरो प्रोपेन, आई लगा हुआ है आइडो ब्यूटेन। तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप को पहचान कर हेलो एल्केन्स है। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है बच्चों क्लोरो मीथेन का, कार्बन के साथ ये 3 H लगे हुए हैं और एक Cl लगा हुआ है, यानी एक H को हटा के Cl ऐड हो गया है। इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट में कन्वर्ट करना है तो लाइन को हटा के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा देनी है, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन्स हो गया। इसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल की पहचान OH, फंक्शनल ग्रुप इसका OH है, यानी सिंगल वैलेंसी होती है OH की। जनरल फॉर्मूला CnH2n-OH, यानी सिंगल वैलेंसी का तो OH जुड़ता है। N की वैल्यू 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है। इसका सफिक्स नाम के पीछे ऑल लगता है, सफिक्स कहते हैं। जैसे पहला वाला है मेथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल, यानी एक H हटके OH लग गया है और मेथेनॉल। ये मैंने लेफ्ट में फिर से स्ट्रक्चर वाइज लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए, स्ट्रक्चर वाइज लिखे हैं इनका नाम, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिखे जा सकते हैं। जैसे ये आपका एथेनॉल, ये प्रोपेनॉल, ये ब्यूटेनॉल। लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। पहले कार्बन के साथ 3 एटम, दूसरे का 2, फिर दूसरे का 2, फिर दूसरे का 2, लास्ट में OH लगा दिया, लाइन खींचकर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर। तो ये अल्कोहल हो गया बच्चों। आज जो एल्डिहाइड पर आते हैं बच्चों। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H और फिर एक बाकी है इसके साथ में जो वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 और ये लगा हुआ है आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। इसमें N की वैल्यू 0 भी हो सकती है, दैट मीन्स अगर N 0 होता, कार्बन 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक एटम होगा, तो ये पहला वाला बन जाएगा। इसमें सफिक्स रहेगा अल, एल्डिहाइड में अल रहता है, तो ये CHO एक इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये रहा CHO और एक H और लग गया क्योंकि इसमें N 0 लिया आपने, तो कार्बन का एक एटम फंक्शनल ग्रुप में ही प्रेजेंट था, उसी से ये कंपाउंड बन गया मैथेनल। और इसमें कार्बन के 2 एटम है तो एथेनल। इसमें कार्बन के 3 एटम है तो प्रोपेनल, 1, 2, 3, 4 एटम है तो ब्यूटेनल। आप इसका स्ट्रक्चर बनाने का भी प्रयास कर सकते हो, जैसे मैं आपको इसका बताता हूं प्रोपेनल का। कार्बन के 1, 2, 3 एटम है, 1, 2 और 3। अब देखो ये पहले वाले के साथ तो 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे वाले के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इसके साथ सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है, जो मैंने आपको नेमिंग दी है उससे आपका स्ट्रक्चर बनाना बेहद आसान है। कम टाइम में एक अच्छी तैयारी हो, अच्छा रिवीजन हो, ऐसा मेरा प्रयास है आपके साथ। क्या किया मैंने, सिर्फ इसी को देख लिया, CH3 लगा दिए, फिर TH2 ये H के साथ 2 लगा दिए, फिर CHO यानी C के साथ डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, CHO। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेनल। उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। कीटोन, कीटोन के जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O रहता है और कीटोन के लेफ्ट, कार्बन के लेफ्ट में भी और राइट में भी
आर का मतलब एल्काइल, यानी CnH2n+1। आर का मतलब, जो यहाँ आर लगा हुआ है, आर का मीनिंग ये है एल्काइल, CnH2n+1। जैसे आर जो है जनरली CH3 हो सकता है, RCH3 हो सकता है, RC2H5 हो सकता है, RC3H7 हो सकता है, ये आर की जगह है। तो इसमें कीटोन में लेफ्ट में भी आर ऐड है और राइट में भी आर ऐड है, यानी लेफ्ट में भी एक कार्बन चेन और राइट में भी एक कार्बन चेन, और बीच में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O, ऑक्सीजन एटम। और इसका फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है, और दोनों में N की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होती है, चाहे वो लेफ्ट वाला कार्बन चेन हो या राइट वाला हो। लेकिन अलग अलग इसलिए लिखा हुआ है N और N डैश कि बाय द वे लेफ्ट वाले में आप कार्बन का एक एटम लेते हैं, राइट वाले में 2 एटम लेते हैं, मर्जी है आपकी वो तो, या हो सकता है लेफ्ट में एक एटम हो राइट में 2 एटम हो, इसलिए N और N डैश से दिखाया हुआ है, पर दोनों तरफ सेम भी हो सकता है N की वैल्यू। तो जैसे, और इसमें सफिक्स लगेगा ऑन, तो जैसे इसमें कार्बन के कीटोन का पहला नाम ही 3 एटम से स्टार्ट होता है, 1 2 3, प्रोपेनॉन। ये इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज नहीं, जरूर नहीं दिखाई दे, वो आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है, CH3 CO CH3। तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, ये कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएगी, पर क्वेश्चंस की नेमिंग की प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। यहाँ बहुत कम दिए हुए हैं आपको, यू हैव टू अटेम्प्ट मैनी एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल, नेमिंग को अगर पक्का करना है तो ये आपका प्रोपेनॉन हो गया, 1 2 3 4 एटम है, ये ब्यूटेनॉन हो गया, इसमें 5 एटम, 1 2 3 4 5 है, ये पेंटेनॉन हो गया, ये कीटोन का हो गया। पहचान आपको यहां से हो जाती है CO से, ये कीटोन है, कीटोन की पहचान CO से होगी। बाकी उसके लेफ्ट में और उसके राइट में ये चेक कर लेना कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है क्या, C2H5 C3H7 या CH3, जिसे हम R कहते हैं, एल्काइल। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, आई थिंक ये लास्ट होगा आपको नेमिंग में, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में OH और डबल बॉन्ड में O, और एक लाइन अभी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए रखी हुई है, मतलब कार्बन के ये जो एटम है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन से कर रहा है, एक OH से कर रहा है, और एक अभी इसकी वैलेंसी बाकी है जो ये हाइड्रोजन से या बाकी चेन से करेगा। जनरल फॉर्मूला इसका वही रहेगा, CnH2n+1, और C के साथ सिंगल बॉन्ड में OH, डबल बॉन्ड में O, और ये सिंगल वैलेंसी इस तरफ रहेगी कार्बन चेन के साथ। N की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, यानी यहाँ जो N है वो 0 हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक C है इसमें, तो N यहाँ 0 हो सकता है। अगर N 0 हो जाता है बाय द वे, तो H 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 का दुगुना फिर एक ज्यादा यानी 1, तो HCHO हो जाएगा, HCOH, मैथेनोइक एसिड। और उसके बाद एथेनोइक एसिड, 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन का 4 एटम है तो 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड है। जैसे मैंने नाम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर हिसाब से आप बना सकते हो। एक आपको मैं देता हूं इसकी प्रैक्टिस भी, मान लीजिए 1 2 3 एथेनोइक प्रोपेनोइक की देते हैं, तो कार्बन का एक एटम, फिर कार्बन का एक एटम, कार्बन का 3 एटम हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग के साथ दिखा दो O, सिंगल बॉन्डिंग के साथ OH दिखा दो, और यहाँ पे 2H दिखा दो, और यहाँ 3H दिखा दो, बस हो गया स्ट्रक्चर। और अगर ये अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये लाइन हटाकर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दो, एक डॉट और एक क्रॉस, यहाँ एक डॉट एक क्रॉस, एक क्रॉस डॉट, ये रहा क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ये यहाँ पे भी 2 क्रॉस, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएंगे ऑक्सीजन में। तो इस तरह से आपकी ये नेमिंग सारी रिवाइज हो गई बच्चों। अब हम आते हैं कार्बन के जो कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो उसमें पहला पॉइंट है आपका कंबशन। कंबशन, कार्बन के जो कंपाउंड है सभी एलोट्रोपिक फॉर्म में जब ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर कार्बन के जो कंपाउंड है लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जलने के बाद, इसलिए फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। कार्बन के कंपाउंड फ्यूल के रूप में इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीजन के बर्न करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे घर में किचन में हमें फूड बनाने में हेल्प करता है एक तरह से। तो जैसे पहला वाला है C+O2 CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, यानी एक तरह से कोयले को जला रहे हो आप, कार्बन का प्योर फॉर्म एक तरह से जला सकते हो, कोक कह सकते हो। दूसरा है CH4 यानी मीथेन गैस,
मीथेन गैस जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट बन रही है। तीसरे वाले मेथेनॉल है। मेथेनॉल के बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी पीछे आगे पढ़ेंगे कि कुछ देशों में ये एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होने लगा है अल्कोहल को, क्योंकि क्लीनर फ्यूल होता है। इसके जलने से देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट ही बन रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हर किसी से बनता है, हर फ्यूल में बनता है। तो ये आपका कंबशन हो गया जो कार्बन कंपाउंड का है, हीट और लाइट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद जब कार्बन कंपाउंड के कंबशन की बात करते हैं तो फिर कार्बन के दो तरह कंपाउंड आपने पढ़ रखे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड है वो जनरली क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक क्रिएट करते हैं, यानी बर्तन को काला करते हैं। मान लो अगर कार्बन के कंपाउंड, इसकी वजह से सूटी डिपॉजिट होता है मेटल की प्लेट पर, सूटी डिपॉजिट यानी उसमें कालापन आता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाए, लिमिट कम कर दी जाए, तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है वो भी सूटी फ्लेम देने लगेंगे। यानी अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो सैचुरेटेड है वो भी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है तो नहीं करेंगे, फिर तो अनसैचुरेटेड वाले ही करते हैं, सूटी फ्लेम, ब्लैक फ्लेम, येलो फ्लेम और ब्लैक सूटी डिपोजिशन। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे हमारे गैस या केरोसिन के जो स्टोव होते हैं घरों में इस्तेमाल होते हैं, अगर उनके एयर होल्स बंद हो गए हैं, उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर वो एयर होल्स ओपन है तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ चलेंगे, और उनके एयर होल्स बंद हो गए हैं तो बर्तन को काला करने लगेंगे, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करने लगेंगे, जो कि सैचुरेटेड में जनरली नहीं होता है, वो एयर की कमी की वजह से होता है। इसलिए अगर आपके बर्तन काले होते दिख रहे हो, इसका मतलब समझ लो कि एयर होल जो है ब्लॉक हो गए हैं, आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है। और फ्यूल जैसे कोयला या पेट्रोलियम, ये जब जलते हैं तो सिर्फ कार्बन ही नहीं है इनमें, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, इनमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। इनके जलने से एक तरह से एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है, ये मेजर पॉल्यूटेंट है ये फ्यूल्स जो है। यानी कार्बन कंपाउंड जलने से हीट और लाइट हमने पढ़ा मिलती है, लेकिन हम और भी दो चीजें हैं जो मतलब एक पॉल्यूशन का काम भी करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड भी इनके जलने से बनते हैं, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ विदाउट फ्लेम, यानी कुछ में जलने पर ज्वाला होती है, कुछ में नहीं होती है, तो उसका क्या रीजन है। तो यहाँ पे जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं वो जो सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली गैसियस सब्सटेंस होते हैं, गैसियस सब्सटेंस या वोलेटाइल इन नेचर, जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है या गैस तो ऑलरेडी गैस की फॉर्म में है तो वो तो फ्लेम के साथ जलेगा ही। लेकिन जैसे पेट्रोल है, ये वोलेटाइल इन नेचर है, जरा सी उसमें वो वोलेटाइल हो जाता है, मतलब भाप बन जाता है। तो जो सब्सटेंस वोलेटाइल इन नेचर होते हैं वो जलने पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे वुड या चारकोल है, ये इनमें वोलेटाइल सब्सटेंस बहुत कम मात्रा में होता है। स्टार्टिंग में ये फ्लेम जरूर, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत गैस होगी वो स्टार्टिंग में फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, बाद में सिर्फ ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे luminous flame is seen when the atom of gaseous atom are heated and start to glow, यानी गैस के एटम जब ग्लो करते हैं तब वो फ्लेम बनता है। और जो कलर प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे, कैरेक्टरिस्टिक उस एटम की कौन सी गैस है। आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ रखा क्लास 9 में, प्लाज्मा स्टेट, तो वो गैस अपने नेचर के अकॉर्डिंग कलर के साथ ग्लो करती है, येलो कलर के साथ, व्हाइट फ्लेम के साथ, कैसा वो कलर होगा वो गैस का अपना नेचर है। हाँ, पर गैसियस सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और एक पर्टिकुलर कलर से वो ग्लो करते हैं। कोयला कैसे बनता है, ये बहुत पुरानी कहानी है, सबको पता है कोयला कैसे बनता है। जो कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म है बायोमास, जो बायोमास यानी प्लांट्स और एनिमल जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में चले गए, जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं, फर्न्स है, अदर प्लांट है जो लाखों साल पहले थे, भूकंप आया, कोई त्रासदी हुई, कोई लैंडस्लाइड हुआ, कुछ हुआ और वो जमीन के नीचे दबते चले गए। अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। और पेट्रोलियम का कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि जो यही घटना अगर समुद्र के बेड पर होती है, ओशन बेड पर होती है, तो ओशन में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो मरने के बाद नीचे बेड पर चले गए, उनके ऊपर सिल्ट डिपॉजिट होता रहा, जमा होता रहा सिल्ट इनके ऊपर।
और इन द लॉन्ग रन हाई जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, वो उसको डिकम्पोज करके गैस या पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पेट्रोलियम या गैस जो है वो ओशन के बेड से निकाली जाती है, तो ये पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हो गई। इन्हें फॉसिल्स फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर, यानी ये उनसे बने हैं जो पहले कभी लिविंग थी, बॉडी थी, प्लांट था, एनिमल था, उनके फॉसिल मतलब जीवाश्म, यानी जीवों का अंश, प्लांट या एनिमल जो लॉन्ग रन में कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, कोल में, इसलिए उनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जीवाश्म इसका हिंदी मतलब होता है जीवाश्म, जीवों का जो भाग हो जिसमें। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सीडेशन में बच्चों। कार्बन के कंपाउंड जो है इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं कंबशन पर, और जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अल्कोहल का। जैसे अल्कोहल का ये अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दोनों में से कोई भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और अल्कोहल को, यानी वो एथेनॉल है, उसको एक ऑक्सीजन देता है, तो ये एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पर एक मार्क्स जो क्वेश्चन कवर होता है, कहीं पर देखा है तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर इनिशियली रेड होता है, जब ये ऑक्सीडाइज कर देता है एथेनॉल को तो इसका कलर फेड हो जाता है, ठीक है, इसका कलर लूज कर जाता है, यानी इनिशियली रेड होता है पोटेशियम परमैंगनेट जो अल्कालाइन है, और जब ये एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी उसको ऑक्सीजन दे देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो उसका कलर फेड हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया बच्चों। इसके बाद एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बच्चों जैसे यहाँ पे एल्कीन दिखा रखा है, सी के साथ डबल बॉन्ड में सी है तो ये एल्कीन है, और एल्कीन को निकिल या पैलेडियम कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी रिएक्शन को फास्टर या स्लोअर करते हैं। रिएक्शन में खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं तेज या स्लो करके। निकिल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब एल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो ये आपका यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया और सिंगल डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, एल्केन बन गया, यानी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड बना रहे हैं एडिशन रिएक्शन में। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में बना रहे हैं बच्चों, और इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हम वेजिटेबल ऑयल वगैरह को इसमें फैट में कन्वर्ट करते हैं। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है ये हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्टिव कम होता है सैचुरेटेड वाला, और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है तो बॉडी में यूज अप हो जाता है जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। यानी वेजिटेबल ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और एडिशन रिएक्शन में हम यहाँ वेजिटेबल ऑयल को ही एक तरह से सैचुरेटेड ऑयल में, सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल रहे हैं एडिशन रिएक्शन की हेल्प से। अभी एडिशन रिएक्शन में यहाँ बताया हुआ है वो कि वेजिटेबल ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एनिमल फैट जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल होने का रीजन ये है कि वो रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए हार्मफुल होते हैं। और ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सैचुरेटेड कार्बन के जो कंपाउंड है बच्चों ये फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत कम रिएक्शन करते हैं, इनर्ट होते हैं मोस्ट रिएजेंट में। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जो है इसके साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन हटा के खुद ऐड हो जाता है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1, और इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज इसमें एक ही तरह का एटम रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन के जरिए। और इससे बहुत सारे जो हायर होमोलोगस एल्केन्स का प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एग्जाम्पल में है या मीथेन, ये क्लोरीन गैस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्लोरोमीथेन बन रहा है, साथ में HCl बन रहा है, एसिड बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया जिसमें एल्केन्स के साथ क्लोरीन तेजी से रिएक्शन करके वो क्लोरो एल्केन्स बना देता है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद सॉप से डिटर्जेंट आता है जो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके कुछ केमिकल रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एथेनॉल के बारे में कहानी, एथेनॉल
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इसे अल्कोहल कहते हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्कोहलिक ड्रिंक का, अल्कोहलिक ड्रिंक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप और बहुत सारे टॉनिक्स को बनाने में। एथेनॉल पानी में किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है, और इसकी छोटी सी मात्रा भी अगर डाइल्यूट एथेनॉल की ली जाए तो उससे नशा, ड्रंकननेस हो सकता है, नहीं करना चाहिए आपको। इवन वैसे ही इस प्रैक्टिस को कंडेम किया जाता है, इसको एक बुराई के रूप में देखा जाता है, लेकिन सोशली ये वाइड स्प्रेड है, ये सोशल बुराई बहुत ज्यादा फैली हुई है। और अगर एथेनॉल तो छोड़िए, अगर थोड़ा सा प्योर एथेनॉल, मतलब वो डाइल्यूट लिया तो कोई मतलब नशा आएगा, ड्रंकननेस होगी, लेकिन अगर प्योर एथेनॉल लिया जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है तो जानलेवा हो सकता है, लेथल हो सकता है। और लॉन्ग टर्म अगर कंजप्शन अल्कोहल का करते हैं तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एथेनॉल से। अभी हम रिएक्शन ऑफ एथेनॉल की बात कर लेते हैं। जैसे एथेनॉल जो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एथोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस, यानी एथेनॉल प्लस सोडियम, तो सोडियम एथोक्साइड CH3CH2O Na प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये आपका सोडियम के साथ रिएक्शन होगा एथेनॉल का। और दूसरा यहाँ पे एथेनॉल का जब गर्म करते हैं हॉट कंसंट्रेट H2SO की प्रेजेंस में, तो ये एथीन बन जाता है, इसे हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। वाटर लूज कर रहा है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये एक तरह से एथेनॉल जो है सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बॉन्डिंग रहती है, और जब इसे डाइल्यूट कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसे हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर लूज कर देता है, और ये अनसैचुरेटेड कार्बन का कंपाउंड मिल जाता है। इसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट को भी, H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं, जो एथेनॉल से वाटर को रिमूव करता है अल्कोहल से। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेट H2SO4 है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, जो एथेनॉल से वाटर को रिमूव कर रहा है टेस्ट ट्यूब में जब इसको गर्म करते हैं इसके साथ। तो ये एग्जांपल हो गया डिहाइड्रेशन का। नाउ अल्कोहल की, हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, अल्कोहल लिविंग बींग्स को कैसे अफेक्ट करता है। तो कई सारे, ये सारे रिजल्ट तो आपने आस पड़ोस भी देखते हैं इसके असर को। अगर लार्ज क्वांटिटी में एथेनॉल को कंज्यूम कर लिया जाए, इसे आप आराम से पॉज करके पढ़ते हैं, फालतू की बातें हैं, मतलब फालतू तो नहीं, सारी इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्कोहल के वैसे मोटे मोटे तौर पे आप देख लो, आप अगर अल्कोहलिक हो जाता है कोई पर्सन, तो उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जो उसकी बॉडी के अच्छे से काम करने की क्षमता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, एक जो बड़ा असर है। दूसरा, मेंटल कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा मानसिक दुविधा में रहता है, क्या सही क्या गलत उसकी पहचान उसको नहीं होती है। और तीसरा जो फाइनली वो होता है स्टूपर, भाव शून्यता। भाव शून्यता का मतलब होता है उस पर कुछ भी कह लो कोई असर नहीं होता। ये अल्कोहल के 3 बड़े साइड इफेक्ट है, मेंटल कंफ्यूजन, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होना और स्टूपर, भाव शून्यता। भाव शून्यता, जब मैं लाइन बोलता हूं मुझे एक लाइन याद आती है, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये लाइन हमेशा आती है जब मैं ये स्लाइड पढ़ाता हूं मैं, कि भाव शून्यता। भाव शून्यता का मतलब यहां बच्चों में भी होता है। कुछ बच्चों में जरा सा एक टेस्ट बोल दो, इतना मतलब जोश आ जाता है कि वो टेस्ट की तैयारी पूरे जोश से करते हैं। और कुछ लेते भाव शून्य होते हैं, टेस्ट ले लो, सीरीज ले लो, फलाना ले लो, ढिकाना ले लो, कोई फर्क ही नहीं है, वो अपनी ही चाल से चलेंगे। तो यानी बच्चे भी 2 तरह के हो गए, एक जिसमें भाव भरा हुआ है, इमोशंस हैं, वो इमोशनल होते हैं, उनको अगर डांटता है तो उस पर उनको फर्क पड़ता है, वो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और एक नेगेटिव लेते हैं, एक जो लेते ही नहीं है, कोई बात नहीं, डांट ले कोई बात नहीं सर, डांट ले कोई बात नहीं, हम अपनी लाइन में ही रहेंगे, तो इन्हें कहते हैं भाव शून्य है। तो अल्कोहलिक पर्सन में भी ऐसा हो जाता है, भाव शून्य है, फाइनल स्टूपर जो है। और अल्कोहल के मिस यूज को बचाने के लिए, मान लो इंडस्ट्री में अल्कोहल का इस्तेमाल, एथेनॉल का इस्तेमाल होता है मेडिसिन इंडस्ट्री में, तो उसका मिस यूज को बचाने के लिए उसे डीनेचर अल्कोहल उसमें थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया जाता है, डाई वगैरह, कलर वगैरह मिला जाता है, जिसे हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। पहचानने में भी आसानी होती है कि एथेनॉल है ये, लेकिन डीनेचर्ड का उसमें डाई मिला दिया, कलर कर दिया। और एक और मिसयूज बढ़ाने के लिए उसमें
मिसयूज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए थोड़ी सी मात्रा में उसमें वो मिला जाता है, मेथनॉल मिला जाता है। मेथनॉल बहुत जहरीला होता है, पॉइजनस है। एथेनॉल को तो डाइल्यूट करके यूज किया जा सकता है, पर मेथनॉल को नहीं किया जा सकता है। इसलिए एथेनॉल में इंडस्ट्रीज में उसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा मेथनॉल मिला देते हैं। नहीं तो पता चला कि इंडस्ट्री में लोग सुबह पहुंच रहे हैं और वो कट्टी में डब्बे में रखा होगा एथेनॉल, भाई थोड़ा सा एथेनॉल लिया, थोड़ा सा पानी अपने साथ ही लेके आए थे, बल्कि पानी की बोतल में एथेनॉल डाल लिया, अब पूरे दिन भर का जुगाड़ हो गया फिट। तो ये ना हो इसीलिए ये सब किया जाता है, उसको डीनेचर्ड वगैरह करना या फिर इसमें मेथनॉल वगैरह मिलाना। क्योंकि यहाँ बताया हुआ है मेथनॉल की अगर छोटी सी मात्रा भी ले ली जाए तो लीवर को, वो लीवर में जाके मेथनॉल में बन जाती है, लीवर को कोगुलेट कर देती है। जैसे आमलेट बनाते हैं आप, वैसे लीवर कोगुलेट हो जाएगा आपका मेथनॉल की कंजप्शन से। ये रह देगा कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म। और जैसे कि आप कुकिंग करते थे एग की, और ब्लाइंड भी हो सकता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, पर्सन ब्लाइंड हो सकता है, हैं? कह सकते हैं, और ब्लाइंड हो जाता है पर्सन, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है। अब अल्कोहलिक फ्यूल की तरफ इस्तेमाल होता है। शुगर जो प्लांट है, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल है। सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक सबसे अच्छा प्लांट शुगर केन है। और शुगर केन का जो रस होता है, जूस जो होता है, उससे मोलेसिस बनता है और उसको फर्मेंट करके अल्कोहल बन जाता है उसके फर्मेंटेशन से। इस अल्कोहल को बहुत सारे देशों में, कुछ कंट्रीज में जो है एडिटिव फ्यूल की तरह, एडिटिव इन पेट्रोल में मिला के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक क्लीनर फ्यूल है और इससे केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है बर्निंग पर। पीछे हमने कंबशन वाले रिएक्शन में देखा था एथेनॉल की बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट था। तो एक क्लीनर फ्यूल के रूप में भी पेट्रोल के साथ मिलाकर कुछ देशों में इस्तेमाल किया जाता है। अब एथेनोइक एसिड, एथेनॉल हो गया। अब एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एथेनोइक एसिड आपको पता ही है, ये कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमने नेमिंग में लास्ट में सीखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप से बिलोंग करता है। एसिटिक एसिड के 5 से 8% सॉल्यूशन को हम विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं, जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी, पिकल्स के प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर एथेनोइक एसिड का 290 केल्विन के अराउंड होता है, इसीलिए ये ना सर्दियों में अक्सर फ्रीज हो जाता है, कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, फ्रीज होने की वजह से। और प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड में, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है ग्रुप से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है तो एसिडिक इन नेचर है। लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता जितना कि मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग। मिनरल एसिड में जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं। ये मिनरल एसिड जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि मिनरल एसिड जो है वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, वीक आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम वीक एसिड के रूप में इसे जानते हैं। अब क्या एथेनोइक एसिड का रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन एस्टरिफिकेशन का है। यहां पर जो पहला वाला है एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल का एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं, एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, तो एस्टर बनता है, CH3C के साथ डबल बॉन्ड वो, सिंगल बॉन्ड वो, फिर CH2CH3 प्लस वाटर। तो ये जो है एस्टर है, और इस रिएक्शन को आपको याद कर लेना है, एस्टरिफिकेशन का ये रिएक्शन है। तो ये आपका एस्टरिफिकेशन हो गया बच्चों, जहां पर एथेनोइक एसिड और एथेनॉल के एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एस्टर बन रहा है प्लस वाटर। एस्टर जो है बच्चों स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ज्यादातर परफ्यूम बनाने में या फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस एस्टर को अगर हम, ये रहा CH3COOC2H5, इस एस्टर को अगर हम ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वापिस एथेनॉल और सोडियम एसिटेट बन जाता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो सोडियम एसिटेट है ये वाला, ये सॉप के मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है। सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। साबुन के बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि वो सोडियम पोटेशियम की लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन होती है। दूसरा रिएक्शन है बेस के साथ,
एथेनोइक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा फिर से वही सॉल्ट बन रहा है, सोडियम एसीटेट CH3CONA प्लस वाटर। एक तरह से वो रिएक्शन हो गया न्यूट्रलाइजेशन जैसा। ये आपका एसिड हो गया, ये बेस हो गया और रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो ये आपको याद रहेगा। सॉल्ट क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए ये वैसे भी याद रखना आसान होगा आपके लिए। सोडियम एसीटेट CH3CONA। इसके अलावा सोडियम ये जो है कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बन के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करता है एथेनोइक एसिड, कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन। पीछे आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है तो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर, वहां भी ऐसे ही रिएक्शन था। तो एसिड यानी ये जो एथेनोइक एसिड है कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, सॉल्ट बनना है, वाटर बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी है। तो सॉल्ट वही रहेगा सोडियम एसीटेट का और CO2 और वाटर। तो रिएक्शन याद रखना आसान है अगर आप कंपेयर करके याद करो तो। और फाइनली वी आर ऑन आवर लास्ट टॉपिक सॉप। ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों ये एक क्लॉथ है, उसके ऊपर ये डर्ट है जो जनरली ऑयली इन नेचर होती है और ये जो नजर आ रही है ये सॉप के मॉलिक्यूल्स बनाने का प्रयास है। जो इसका रेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है जो वाटर की तरफ अरेंज होता है। जो व्हाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है सॉप मॉलिक्यूल पार्ट वो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन होता है। तो कैसे मैल को देखो, कैसे डर्ट को निकालने का प्रयास करते हैं, देखो यहां निकल के आ गई बाहर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहां देख सकते हैं मिसेल के रूप में। ये मिसेल होता है यानी ये जो साबुन का मॉलिक्यूल है वो डर्ट को कैसे साफ करता है। तो हम पहले ये समझ लें कि जो सॉप का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एंड होते हैं। एक एंड जो हाइड्रोफोबिक होता है यानी जो ऑयल की तरफ यानी डर्ट की तरफ अटैच होता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है, जो कि लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, उसे हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड है ये वाला एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हुआ है। और दूसरा उसका जो हेड होता है सोडियम या पोटेशियम आयन का बना होता है और वो हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर की तरफ। ये जो हेड दिखाई दे रहा है ये वाटर की तरफ रहता है, बाहर की ओर रहता है। ये डर्ट की तरफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है और वाटर की तरफ ये सोडियम या पोटेशियम आयन जो उसका हेड होता है हाइड्रोफिलिक एंड। और ये इस तरह से अपने आप को अलाइन करते हैं, देख लो आप। तो इस स्ट्रक्चर को मिसेल कहते हैं यानी मिसेल के जरिए ये क्लॉथ से डर्ट को रिमूव करता है या बॉडी से डर्ट को रिमूव करता है। जब मिसेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा हम प्लेंटी ऑफ वाटर डालेंगे अपनी बॉडी पे, मान लो साबुन लगाया फिर वाटर डाला आपने तो वो अलग हो जाएगा, मिसेल हमारी बॉडी से अलग हो जाएगा। पहले मिसेल का स्ट्रक्चर तैयार होगा फिर वो बॉडी में जब ज्यादा पानी डालेंगे तो अलग हो जाएगा। कपड़ों में भी ऐसे होगा, आपने साबुन उसमें लगाया या डिटर्जेंट लगाया आपने, फिर वो इस तरह से सॉप के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हुआ, डर्ट को वो मिसेल के रूप में बना के ले आए और आपने उनको रिंस किया, वो अलग हो गए कपड़ों से और हो गई सफाई। तो मिसेल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ड्यूरिंग द क्लिनसिंग एक्ट ऑफ सॉप या डिटर्जेंट। क्योंकि अभी हमें बात करनी है सॉप्स और डिटर्जेंट के डिफरेंस की, उससे पहले हमें बात करनी होगी हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ये भी आपके क्वेश्चन कवर करता है। तो हार्ड वाटर जिसमें लार्ज अमाउंट में कैल्शियम या मैग्नीशियम के मिनरल पानी में प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम हार्ड वाटर कहते हैं। और अगर ये किसी पानी में कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है तो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, तो ये 2 तरह के वाटर हो गए, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। क्यों चर्चा कर रहे हैं उसका भी रीजन है। जो हार्ड वाटर में सॉप है वो अच्छे से वर्क नहीं करता। ये जो सोडियम या पोटेशियम आयन का बना होता है सॉप का हेड, ये हार्ड वाटर में अच्छे से वर्क नहीं करता। इसकी टेस्टिंग के लिए कई बार अगर आपके पास हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं है आपकी लोकेलिटी में तो आप उसे लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फेट्स या क्लोराइड ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम डिसॉल्व करके सॉफ्ट वाटर में। यानी सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर कैसे बनाया जा सकता है उसका यहाँ एग्जाम्पल है। उसमें आप कैल्शियम के क्लोराइड्स या सल्फेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स डिसॉल्व करके या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट डिसॉल्व करके उसे हार्ड बना सकते हो। क्योंकि आपको चेक करना है कि सॉप उसमें वर्क करेगा नहीं करेगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ ये हार्ड वाटर बनाने की बात हुई। अब हम कंपेयर कर लेते हैं सॉप और डिटर्जेंट में क्या फर्क होता है। बेसिकली जो सॉप होता है वो सॉफ्ट वाटर में अच्छे से काम करता है, लेकिन डिटर्जेंट दोनों में सॉफ्ट वाटर में अच्छे से काम करता है और हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है। जो सॉप है वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम नहीं करता है, अच्छे से फोम नहीं बनता है, लेदर नहीं बनता है, झाग नहीं बनता है
सफाई करने वाला। और जो सॉप होता है, सॉप का जो हेड है वो सोडियम या पोटेशियम आयन का बना होता है, और डिटर्जेंट में जो हेड है वो सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस का होता है। ये दोनों का बहुत बेसिक फर्क है, मतलब ये बड़ा फर्क है। इसी वजह सारे फर्क आगे, बाकी डिफरेंस इसी की वजह से क्रिएट हो रहे हैं कि इसमें सोडियम या पोटेशियम आयन का हेड होता है, इसमें हेड होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन। तो इनका हेड का फर्क हो गया। फिर इस टेल उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, टेल इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। हाँ, अगर साबुन को हार्ड वाटर में काम करने के लिए मतलब लगाया जाएगा तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे स्कम कहते हैं। हार्ड वाटर में क्योंकि अच्छे से वर्क नहीं करता तो स्कम बनता है। और डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर हो, सॉफ्ट वाटर हो, स्कम वगैरह नहीं बनता, या प्रॉपरली अच्छे से वर्क करता है। जो जनरली बाथिंग सॉप होते हैं वो आपके सॉप होते हैं जो इससे बनाए जाते हैं, नहाने के साबुन वगैरह सॉप से बनाए जाते हैं। और डिटर्जेंट जो होता है जनरली शैम्पूज में या जो क्लीनिंग के लिए, जो कपड़ों की सफाई के लिए जो ब्रांड है, जो सफाई के डिटर्जेंट ब्रांड है, उनमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो सफाई का काम करते हैं, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में। तो ये सॉप और डिटर्जेंट का बेसिक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने आपके साथ किया। इस तरह से आपका ये शानदार चैप्टर पूरा होता है। अपना विशेष ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए चैप्टर में।